नमस्कार बच्चों। 8वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए आज हम सामाजिक का लेसन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो लेसन नंबर 5 के हमने जो लेसन नंबर 5 है, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, तो हमने इसके क्वेश्चन कर लिए थे। 4 क्वेश्चन कर लिए थे हमने इसके अभ्यास के। अगर आज हम इसके 4 क्वेश्चन और करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं देखिएगा। तो सामाजिक के विद्यार्थी जो 8वीं क्लास के सामाजिक के जो बच्चे हैं वो अपनी किताबें निकाल कर, कॉपी निकाल करके तैयार रहें। तो 5 क्वेश्चन हम करते हैं। आज हम 5 का 6ठा, 7वां और 8वां क्वेश्चन करेंगे अभ्यास का। तो 8 क्वेश्चन आज हो जाएंगे कंप्लीट, अभ्यास हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा है, मई 1857 से पहले भारत में पहली स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। अब क्या 1857 से पहले, अब 1857 की पहले की बात कर रहे हैं ये, कि अपनी स्थिति को लेकर, अपनी जो स्थिति अंग्रेजी सरकार की जो व्यूहरचना थी उसको लेकर के, स्थिति को लेकर के आत्मविश्वास के क्या कारण थे, किस प्रकार से वो अपने आप पे विश्वास करते थे, ये जानना है। देखिएगा क्या कहता है। मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के निम्नलिखित कारण थे। क्या क्या कारण थे। अंग्रेजों की सोच थी कि भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय हैं। क्या है, उनके विश्वास पात्र हैं, विश्वसनीय हैं। उन्हीं के बल पर तो हमने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। उनको, अंग्रेजों को लगता था कि जो भारतीय सिपाही हैं, भारतीय जो सैनिक हैं, जो हमारी सेना में भर्ती हैं, वो हमारे विश्वसनीय हैं। और इन्हीं भारतीय सिपाहियों के बलबूते पर भी हमने आज पूरे भारत पर, संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य है वो खड़ा कर लिया है। दूसरा टॉपिक था, सन 1857 से पहले उन्होंने इन्हीं सैनिकों की सहायता से कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं तथा उन्हें जीता भी था। इन्हीं सैनिकों के बल पर कई विद्रोह को भी दबाया भी, क्योंकि भारतीय सैनिक थे और अंग्रेजों के पिट्ठू थे। वे तनख्वाह देते थे, अंग्रेज उनको पैसा देते थे, उनको लोभ लालच देते थे, और वे सैनिक अंग्रेजों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हर लड़ाई में विजयी बनाते थे। इसलिए उनको उन पर विश्वास था, और उन्हें इसी बात पर विश्वास था कि स्थायी जमींदार और नवाब उनके कट्टर समर्थक थे। और स्थायी जो जमींदार हैं, नवाब हैं, वो भी उनके अच्छे समर्थक हैं। इसलिए हम किसी प्रकार कि उनको संदेह नहीं था कि इस प्रकार की क्रांति का उन्हें सामना करना पड़ेगा। वो लगभग सारा भारत उनके अधीन आ चुका था। लगभग भारत उनके अधीन आ चुका था। इससे उनके आत्मविश्वास का और बढ़ गया था। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा। 1857 से पहले किस प्रकार से जो अंग्रेज थे उनको विश्वास था, और स्थिति 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे, ये हमारा क्वेश्चन था। तो अच्छी प्रकार से पढ़ लेना इसको। अगला क्वेश्चन आता है 6 का हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है देखिएगा। बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर हुआ। बहादुर शाह जफर की बात करते हैं। जो बहादुर शाह जफर था उसने क्या किया, विद्रोहियों को समर्थन दे दिया। किसको समर्थन दे दिया उन्होंने, विद्रोहियों को, जो मेरठ की छावनी से आए थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह करने के बाद उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली को अपने कब्जे में लिया। बहादुर शाह जफर को इसे नेतृत्व करने का उसको उन्होंने प्रस्ताव रखा, उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो बहादुर शाह जफर के बारे में विद्रोह का उन्होंने समर्थन देने के बाद जनता और राज परिवार में क्या असर पड़ा, जनता में और राज परिवार में क्या असर पड़ा देखिएगा। बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोह के समर्थन देने के से जनता और राज परिवार में निम्नलिखित असर पड़ा था। जनता पर असर, जनता में अंग्रेजों की नीतियाँ के प्रति बहुत रोष था। अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी उनके प्रति वो दुख था, रोष था। जनता एक विद्रोह के लिए नेतृत्व की तलाश में थी। हम विद्रोह करें तो नेतृत्व कौन करे, किसके नेतृत्व में हम विद्रोह करें। जब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने इस विद्रोह को समर्थन दे दिया तो रातों रात स्थिति में परिवर्तन आ गया। रातों रात स्थिति में परिवर्तन हो गया। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उसका उत्साह और साहस भी बढ़ जाता है। तो लोगों में उत्साह, पहले वो
अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह तो था ही, लेकिन उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। राजा ने उसका नेतृत्व करने की आज्ञा मिल गई, वो नेतृत्व करने को राजी हो गया, तो जनता के अंदर उत्साह है, उमंग है, वो जागृत हो गई। इसी उन्हें आगे बढ़ने की आशा, बल और आत्मविश्वास मिल गया। आशा है उनको क्या मिल गया? आत्मबल, विश्वास, आत्मविश्वास कि हमारा उत्साह है, उनका उत्साह है वो दुगना हो गया था। बादशाह जफर के समर्थन में ऐसा ही हुआ। समर्थन के साथ साथ स्थान स्थान पर विद्रोह होने लगे। भी समर्थन के साथ ही जगह जगह पर अंग्रेज़ों का विद्रोह है वो छिड़ गया। अंग्रेज़ों के तंग आए भारतीय लोग थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के साथ विरोध करना शुरू कर दिया। राज परिवार पर असर, ये तो आम जनता पर असर था। राज परिवार पर देखिए किस प्रकार का असर रहा। तो राज परिवारों पर असर कैसा रहा देखिएगा। अंग्रेज़ों से पहले देश में एक बहुत बड़े भाग पर मुगल साम्राज्य का ही, ठीक है ना, मुगल साम्राज्य का क्या था, एक बहुत बड़े भाग मुगल साम्राज्य का ही शासन था। अधिकतर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने क्षेत्रों में शासन चलाते थे। संपूर्ण भारत में मुगल शासक था। छोटे मोटे जो राज्य रजवाड़े होते थे वो मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने क्षेत्र में शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन का अब विस्तार हो रहा था। ब्रिटिश शासन उन राज्य रजवाड़ों को अपने अधीन कर रही थी, विस्तार हो रहा था। और ब्रिटिश शासन का अब विस्तार इतना ज़्यादा हो गया था कि उन छोटे छोटे रजवाड़ों को अपने अधीन कर लिया था। इससे वे भयभीत थे। उन्हें यह लगता था कि अगर मुगल बादशाह का शासन पुनः स्थापित हो गया तो वे मुगल शासन के अधीन अपने क्षेत्र का विकास बेफिक्र होकर चलाते रहेंगे। मुगल शासन का अगर दोबारा से सियासत पर विराजमान हो गए तो हम मुगल शासन के अधीन रह करके अपने शासन है वो वे विघन में किसी प्रकार की बेटोक टोक से आप चलाते रहेंगे। इसलिए उन्होंने विद्रोह का समर्थन बन गए थे। ये था बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन देने से जनता और राज परिवारों में क्या असर देखने को मिला। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का, जनता के अंदर और राज परिवार के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 का है, अवध के बागी भूस्वामियों ने समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए। भी अवध के जो बागी भूस्वामी थे उनको समर्पण, अपने आप झुकाने के लिए, अपने अधीन करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। क्या किया अंग्रेजों ने? अवध के जो बागी भूस्वामी थे से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के लिए भूस्वामी को इनामों की घोषणा कर दी। जो वफादार भूस्वामी थे उनको इनामों की घोषणा कर दी, हम आपको इनाम देंगे। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। उनको ये आश्वासन दिया गया कि तुम्हारी ज़मीन तुम्हारे ही पास रहेगी, आपकी ज़मीन का जो अधिकार है वो कोई नहीं ले सकता, आपके सिवा आप ही उसके मालिक बने रहेंगे। उन लोगों से उन्होंने विद्रोह किया था। कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों का साथ दे दें और उनसे सामने आत्मसमर्पण कर दें तो वे उन्हें माफ़ कर देंगे। और उन्होंने ये कहा कि जो लोग अंग्रेज़ों के साथ विद्रोह कर रहे थे, हमारे साथ विद्रोही थे, अगर वो अंग्रेज़ों का साथ दें और उनके कहने अनुसार चलें, अपना आत्मसमर्पण उनके सामने कर दें तो अंग्रेज़ उनको माफ़ कर देंगे। अगर उन्होंने किसी भी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की होगी तो वे सुरक्षित रहेंगे। अगर उनके हाथों से किसी अंग्रेज़ अधिकारी की कोई मृत्यु नहीं हुई है तो वो सुरक्षित रहेंगे। और उसके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। उसके जो अधिकार क्षेत्र हैं, ज़मीन जायदाद है, उसकी रहेगी। इसके बाद भी कई राजाओं ने सिपाहियों नवाबों पर मुकदमे चलाए गए थे और उसके बाद भी कई राजाओं पर नवाबों पर भी अधिक मुकदमे चलाए गए। ये सभी अवध के भूस्वामियों को समर्पण कराने के लिए अंग्रेज सरकार ने ये कदम उठाए थे। लोभ लालच दिया और परंपरागत अधिकारों का ब्यौरा दिया। हम आपको अधिकार, आपको ज़मीन पर अधिकार नहीं करेंगे। आपको अगर आपने विद्रोह किया है तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। अगर आपने किसी सैनिक को नहीं मारा है, अंग्रेजी सैनिक को नहीं मारा है, फिर भी बहुत से राजाओं पर, नवाबों पर, ठीक है, मुकदमा चलाया गया था, सिपाहियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 का है, सन 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियाँ किस तरह बदली। 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियाँ किस प्रकार बदली अंग्रेज़ों ने? सन 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियाँ परिवर्तन किए। कौन कौन से परिवर्तन किए थे देखिएगा। 1857 की क्रांति हो गई, भाई बगावत को उन्होंने दबा लिया। फिर इस प्रकार की बगावत दोबारा ना हो
लोग किसी प्रकार का विद्रोह न करें, इसके लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए ताकि हम भारत पर अपना अधिकार है वो जो का तो बनाए रखें। तो पहला है भारत का शासन ब्रिटिश की संसद के अधीन हो जाना। पहले तो भारत का शासन यहाँ के गवर्नर जनरल थे वो चलाते थे। अब भारत का जो शासन था वो किसके अधीन हो गया था? ब्रिटेन की संसद के अधीन। ब्रिटेन का जो राष्ट्रपति बनता था उसी के अधीन भारत का शासन चलाया जाने लग गया था। सन 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास करके भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। पहले तो कंपनी का शासन था, अब कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार इंग्लैंड की सरकार के हाथ में सौंप दिए थे। जितने भी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे सारे छीन करके उन्होंने कंपनी से इंग्लैंड की सरकार के हाथों में दे दिए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री बनाया गया और ब्रिटिश जो संसद थी उसके अंदर एक मंत्री को क्या बनाया गया? भारतीय मंत्रिमंडल का एक सदस्य बनाया गया और भारत का मंत्री बना दिया और उसे भारत से संबंधित मामले सौंपे गए। जब भारत में जिसकी सरकार बनानी है, क्या करवाना है, किस प्रकार की गतिविधियाँ वहाँ हो रही हैं, उनकी देखरेख करना, कार्य करना, सब उस मंत्री के हाथों होने चाहिए। उसे भारत से संबंधित मामले सौंपे गए। उसे सलाह लेने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडियन काउंसिल कहा गया और सलाह मशवरा करने के लिए एक परिषद का गठन किया गया। इसको क्या कहा गया था? इंडियन काउंसिल। और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई और भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको क्या दिया? वायसराय की पदवी दी गई और ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन अपने अधीन कर लिया था। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, भारत का ब्रिटिश शासन की संसद के अधीन होना। दूसरा है भारतीय शासकों को आश्वासन। भारतीय शासकों को क्या आश्वासन दिया उन्होंने? देखिएगा, देश के सभी शासकों को यह आश्वासन दिया गया कि उनके राज्यों को अंग्रेज शासन के अधीन नहीं किया जाएगा। उन्हें दत्तक पुत्र गोद लेने की स्वतंत्रता दी गई है। उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की महारानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करें और उनको क्या किया गया? शासकों को सभी विश्वास दिला दिया गया कि किसी भी प्रकार का आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आपको पुत्र नहीं है तो आप दत्तक पुत्र यानी गोद पुत्र ले सकते हैं और अपने राज्य का सियासत को सौंप सकते हैं, लेकिन इसे शर्त होती थी। क्या शर्त होती थी? कि आपने ब्रिटेन की महारानी उसके अधीन रह करके अपना शासन चलाना होगा। अगला टॉपिक है सेना में परिवर्तन। अब सेना में परिवर्तन कर दिया। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यूरोप के जो सिपाही थे उनको बढ़ा दिया गया और भारतीय जो सिपाही थे उनको कम कर दिया गया। यह तय किया गया कि अवध बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती करने के स्थान पर अब गोरखा सिख और पठानों से अधिक सिपाही भर्ती किए जाएंगे। अब अवध बिहार, मध्य प्रदेश, ये दक्षिण भारतीय सिपाहियों को भर्ती नहीं किया जाने लगा। अब वो कौन से सिपाही? गोरखा, सिख, पठान, ये भारतीय लोग थे। इनमें से जो सिपाही के रूप में अंग्रेजी सरकार अपने अधीन में करने लगी थी। अगला है मुसलमानों को संदेह की दृष्टि से देखना। मुसलमानों को संदेशक की दृष्टि से देखना। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि इस विद्रोह में मुसलमानों का हाथ था। अब मुसलमानों को उन्होंने क्या संपत्ति जब्त कर ली गई। बहुत मंदिर की जो मस्जिदें थी उनको तोड़ा गया। जहाँ की आबादी ज़्यादा थी उनको बहुत ज़्यादा अत्याचार इन पर किए गए थे कि उनको ये संदेह था कि जो विद्रोह किया गया है ये मुसलमानों की ही देन है। अगला है भारत के धर्म तथा सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान। अंग्रेज़ों ने भारत के जितने भी धर्म हैं, सामाजिक रीति रिवाज हैं, उनको सम्मान की दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया। तो अंग्रेज़ों ने भारतीयों को आश्वासन दिया कि उनके धर्म और राजनीतिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए एक नीतियाँ बनाई गई थी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा 1857 के बगावत के फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियाँ किस प्रकार बदली। तो ये 8 क्वेश्चन हमारे हुए हैं। अभ्यास हमारा कंप्लीट हो गया है लेसन नंबर 5 का। तो लेसन नंबर 5 का अभ्यास कंप्लीट हो गया है, तो इसको अच्छी प्रकार से कर लेना, समझ लेना, अपनी किताब से भी समझ लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों को नमस्कार।